एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री आप सभी बच्चों को कल का एग्जामिनेशन है उसमें देखिए मॉडल सेट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, जो आपके कल के पेपर में छपेंगे। और ये सारे के सारे सवाल एक 5 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, जो आपको पूछा जाएगा पेपर में। तो इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा आपको जितने मैंने इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपसे बोला जाएगा कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरब टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरब के लोगों का या फिर अरबियों का विज्ञान और दर्शन में देखिए क्या योगदान रहा, हमसे पूछा हुआ है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं कि विज्ञान और दर्शन में अरब लोगों का योगदान जो था, पूरे मध्य काल में ईसाई जो थे गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार तो नहीं किया था। 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवाद को पढ़ा, पर ये अनुवाद उन्हें अरब अनुवादों के कारण से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्होंने अनुवाद के साथ साथ इन पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का परीक्षण या फिर कह सकते प्रिजर्वेशन भी किया था। दूसरी ओर यूरोप के जो विद्वान थे वो यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, और यूनानी विद्वान अरब और फारसी विद्वानों ने कृति का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने यूरोपीय देशों में प्रसारित कर रहे थे। ये लोग जो थे ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं आप लोग, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान संबंधित थे। यूरोपीय विद्वान ने भी इन अरबी ग्रंथों में अपना क्या क्या आभार प्रकट किया, ये बात यहाँ पर लिखना है। और 5 नंबर का सवाल है, याद रखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अगला सवाल बोला जाएगा हमसे कि दक्षिण अमेरिका की खोज, और एक पूछा जाएगा आपको भारत की खोज। भारत की खोज में वास्को डी गामा का क्या रोल था, क्या अहम भूमिका था, यह बताया जाएगा। या फिर आपको पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को किस प्रकार जन्म दिया, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि यूरोप के देश मिलकर विशेषकर स्पेन तथा जो पुर्तगाल थे सोने चांदी के लालची थे। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में भारी मात्रा में क्या सोना मिलने की आशा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, यूरोपवासी दक्षिण अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में जाके जा बसे। उन्होंने अपने सैन्य बल हो तथा बारूद के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अपना शासन को क्या स्थापित कर लिया। विरोध होने पर वहां के जो स्थानीय निवासी को बुरी तरह उन्होंने कुचला गया। उन्होंने वहां के लोगों से नजराने यहाँ पे जो टैक्स कहते हैं वो वसूला गया। स्थानीय प्रधानों का प्रयोग उन्होंने नए नए प्रदेश तथा सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए किया। फिर जो सोना चांदी विशाल भंडारों को पता लगाने के लिए और से अधिक जो यूरोपवासी वहां कर बसने लगे। उन्होंने स्थानीय लोगों के क्या कर लिया, दास अपना सर्वेंट बना लिया, और उन्होंने खानों में काम करने के लिए क्या किया, विवश कर दिया, मतलब माइंस में काम करने जबरदस्ती उनको फोर्स किया जाने लगा। इस प्रकार जो दक्षिणी अमेरिका था वो पूरी तरह यूरोपीय साम्राज्यवाद की क्या हो चुका था, जकड़ में आ चुका था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यही देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप में जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में से लिख सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 1911 में जो देखिए चीनी क्रांति हुई थी उसके क्या प्रमुख कारण हमें बताना है, यानी व्हाट वेयर द रीजन फॉर द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911। तो देखिए 1911 में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक, उसकी सबसे बड़ी कारण था उसकी जनसंख्या था। इसकी भोजन की समस्या गंभीर होती जा रही थी। इसके 1910 से 1911 की भयानक जो बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जानें चलेगी और तथा देश में भुखमरी फैल गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके प्रमाण स्वरूप क्या हो गया, विद्रोह की आग जो थी वो भड़क उठी थी चाइना में। क्रांति का दूसरा कारण था प्रवासी चीनी का योगदान था। विदेशों में रहने वाले चीन काफी लोग से काफी धनी हो चुके थे। वे चीन में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में थे। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी संस्थाओं की खूब सहायता की। मंचू सरकार के नए कर भी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुए। इन करों के लगने से चीन के लोगों में क्रांति की भावना क्या फिर से भड़क उठी। जापान की उन्नति भी चीनी क्रांति का एक कारण था। चीन के लोग ने मंचू सरकार को समाप्त करके जापान की भांति उन्नति करना चाहते थे। चीन में यातायात के साधनों में सुधार होने के साथ चीनी क्रांति के विचारों के प्रचार को भी क्या दिया, काफी बल मिला। अतः यह क्रांति का क्या एक अन्य कारण था जिसके कारण से चीनी क्रांति 1911 में घटित हुई थी, ठीक है। अब यही जवाब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप में जो भी बच्चे इंग्लिश रखे हुए हैं इंग्लिश में से लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको रखना है वो स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकता है। अगला सवाल हमारा मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई थी। तो याद रखिए कि उनकी जो 95 थीसिस की रचना हुई थी वो 1517 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिए ये पब्लिश कब हुई थी, 1517 ईस्वी में, ठीक है। अगला है हमारा इग्नेशियस लोयोला जो है, ठीक है। इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना कब की थी, तो की थी 1540 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला पूछा जाएगा वाटर फ्रेम का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, वाटर फ्रेम का आविष्कार। आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी वाला सवाल मैंने करवाया हुआ है, वो सवाल भी जरूर करके जाना, ये नहीं कि उसको छोड़ के आइएगा आप लोग। अगला सवाल है
केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी, यानी वेयर वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 27 जुलाई 1694 में वेलब्रुक में हुई थी। अब यही बात इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 27th ऑफ जुलाई 1694 इन वेलब्रुक। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एस्टेक और मेसोपोटामियस लोगों की सभ्यता की क्या करना है, हमें तुलना क्या करना है यहाँ पर, कंपेयर द सिविलाइजेशन ऑफ द एस्टेक पीपल एंड द मेसोपोटामियंस। ठीक है, तो देखिए एस्टेक सभ्यता तो थी 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता के जैसे पतन हुआ, उसके बाद अमेरिका में एस्टेक लोगों ने सभ्यता की क्या ज्योति जलाई। एस्टेक लोग जिन्होंने टेनोका भी कहा जाता था, वे टेक्निटाइल टेलोका नाम की 2 राजधानियां बसाई। इन लोगों की सभ्यता की क्या मुख्य विशेषताएं थी कि पहला तो इनका जो साम्राज्य था वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तो फैला हुआ था। इन्होंने अपने जो क्षेत्र थे उन्हें 38 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक जो प्रांत का होता था, एक जैसे हमारे भारत में चलता था कि प्रांत का एक क्या होता, गवर्नर उसे रूल करता था, तो यहाँ भी प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर उसे काम करता था। वे कई देवी देवताओं की क्या करते, पूजा करते, जिनमें प्रमुख थे सूर्य देवता और अन्य देवता इनमें प्रमुख थे। वे अन्य देवी की देवताओं की जननी मानते थे। इन लोगों ने क्या किया, धातुओं को पिघलाकर उनका जो प्रयोग करना उन्होंने सीख लिया था। उन्होंने धार्मिक समारोह से संबंधित क्या बना, पंचांग बनता, जिसे कैलेंडर कैसे बना। इसके अनुसार वर्ष में कितने दिन होते, 260 दिन होते थे। और 1521 ईस्वी में एस्टेक साम्राज्य का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था। ये थी एस्टेक लोगों की कहानी। अब देखिए ये मेसोपोटामिया नीचे कहानी है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, याद रखिएगा वो क्या थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यता फेमस, एक सुमेरिया, एक बेबीलोनिया और एक सीरिया गणना की जाती थी। इन तीनों सभ्यता का जो जनजीवन था लगभग क्या था, समान था। समाज में उच्च वर्ग था, मध्य था और निम्न, ये 3 वर्ग मिलकर क्या करते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता को बनाए थे। पहले जो दोनों वर्ग थे वो सुखी और ऐश्वर्य का जीवन, यानी जो हमारा उच्च वर्ग मध्य वर्ग जो था वो सुखी और मतलब ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता है। वहीं पर निम्न जो वर्ग है, जो लोअर कह सकते हैं, लोअर पीपल थे, लोअर सोसाइटी पीपल थे, वो लोग क्या कर दुखी रहते थे। समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्थान क्या था, निम्न था। यानी कह सकते हैं ये जो समाज था वो क्या था, पुरुष प्रधान समाज था। जैसे हमारा भारत भी क्या है, एक पुरुष प्रधान समाज, सेम यहाँ पर भी है था कि यहाँ पर ये समाज था वो क्या था, पुरुष प्रधान समाज था। कृषि सिंचाई द्वारा की जाती थी और मेसोपोटामिया के लोग जो थे टीन हो गया, तांबा हो गया तथा कांसे से क्या थे, परिचित थे। मतलब उन लोगों को टीन हो, कांसा हो, तांबा हो, इन लोगों को यूज करना, इन चीजों का धातुओं का प्रयोग करना आता था। ठीक है, अब यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश में रखे हुए हैं इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एस्टेक पीपल इन द 12th सेंचुरी, पूरा बात इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में जो भी बच्चे चाहें तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11th हिस्ट्री। आप सभी बच्चों के कल के एग्जाम के पेपर यहाँ से सवाल पूछा जाए। ये जो 8 नंबर का सवाल मैंने आपको करवाया ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। आपका 5 नंबर का सवाल इससे पूछा जाएगा, तो इस सवाल को तो करके जाइएगा, समझ के जाइए। बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जितना करवा दिया गया उतना कर लीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको करवाया हुआ हिस्ट्री का उतना पढ़ लीजिए। आप आराम से 40 में से 40 लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।